सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स स्टडी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को समझने से पहले हमें इफेक्ट्स ऑफ करंट को जानना होगा, यानी कि ये समझना होगा कि कितने टाइप के इफेक्ट ऑफ करंट होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला इफेक्ट ऑफ करंट है वो है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें आपको बस सिंपल इतना समझना है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं कैथोड और एनोड में, जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या फिर किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, इतनी सी चीज़ आपको बस समझनी है और इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं वो आपको समझना है। तो जो लाइन है मैं वो आपके लिए पढ़ देता हूँ। When electric current is passed through the conducting solution, it causes chemical reactions to occur on cathode and anode। यानी जो कैथोड यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और जो एनोड यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं, उनमें जो ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं करंट को पास करने के बाद कंडक्टिंग सॉल्यूशन में, उनके बारे में आपको बस इसमें समझना है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट में, वो भी इतना डीपली नहीं। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फिर है हाइड्रोलिसिस और तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को आप सिंपल आसान भाषा में सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि ये एक मेटल डिपोजिशन होता है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। हाइड्रोलिसिस जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, हाइड्रो मतलब पानी, लिसिस मतलब ब्रेक होना, तो पानी का ब्रेक होना केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है हाइड्रोलिसिस। और फॉर्मेशन ऑफ NaOH तो आप केमिस्ट्री में जान ही चुके हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म कैसे करा जाता है। तो सिंपल केमिकल इफेक्ट्स में आपको इतना समझना है। फिर भी केमिकल इफेक्ट को अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देता हूँ। सपोज करिए आपके पास एक कंडक्टर है, तो आपने क्या करा, इस कंडक्टर में आपने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रखा है, यानी कि एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन ले रखा है। कंडक्टिंग सॉल्यूशन कहने से मेरा तात्पर्य ये है कि आप जो ये कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, ये जब ये अपनी एक्वा स्टेट में होगा तो इसके अंदर के जो आयंस हैं वो मोबिल होंगे, यानी कि मूव कर सकेंगे और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको कॉन्स्टिट्यूट कर सकेंगे। तो सेटअप क्या है, सबसे पहले उसको समझिएगा। कंटेनर है, उसके अंदर आपने एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रखा है और इस सॉल्यूशन के अंदर आपने दो इलेक्ट्रोड्स डिप कर रखे हैं कुछ इस तरीके से। सपोज कर लीजिए लेफ्ट साइड में हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है वो आपका एनोड है, एनोड यानी कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, और राइट साइड में आपके पास एक कैथोड है यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है। इनको आपने एक सर्किट के थ्रू इस वे में कनेक्ट कर रखा है। इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, इस तरफ आपका होगा नेगेटिव टर्मिनल। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती हैं। जब आप इस तरीके का सेटअप बनाएंगे तो इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट मूव करना स्टार्ट करेगा इस डायरेक्शन में, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस डायरेक्शन में यानी लेफ्ट से राइट मूव करना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सर्कुलेट होंगे तो जो करंट है वो इस दिशा में बहेगा इस तरीके से। तो जो आई है यानी जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। और एक और चीज़ आपको नोट करनी है, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन, और कैथोड में होता है आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन, कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे होता है आपका रिडक्शन। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ से जितना भी सरफेस या फिर केमिकल कॉम्पोजिशन निकल रहा है इलेक्ट्रोड का, वो यहाँ पर जाकर एक्यूमुलेट हो जा रहा है। पीपीटी की फॉर्म में कह सकते हैं या फिर सेडिमेंट की फॉर्म में आप इसे कह सकते हैं। एंड इसके अपोजिट यहाँ से जितना मास घट रहा है वही यहाँ पे एडअप होता जा रहा है। मतलब यहाँ पे जितना भी मास है वो कम हो रहा है टाइम के साथ और यहाँ पर मास बढ़ता जा रहा है, बिकॉज यहाँ के जो सरफेस है वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जा रही है समय के साथ। ओके, तो इतना आप समझ गए होंगे, मैं एज्यूम कर लेता हूँ। तो दूसरा जो हमारा इफेक्ट है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जो कि आपके सेकंड चैप्टर का नेम भी है, उसमें भी हम पहुंचेंगे, बट अभी के लिए इतना आप समझ लीजिए। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन द एरिया अराउंड द कंडक्टर। यानी कि जब भी किसी कंडक्टर के थ्रू आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो उस कंडक्टर के अराउंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी यानी जो मैग्नीट्यूड होगा उस मैग्नेटिक फील्ड का, वो उस करंट की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका। सपोज कर लीजिए आपने एक कंडक्टर लिया या फिर एक मेटालिक वायर ली, उसके थ्रू आपने एक करंट आई बहाना स्टार्ट करा। करंट आई मतलब सिंपल ऐसे नहीं बह रहा है, यहाँ पर आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस भी लगाया होगा, वो आप समझ गए होंगे, इसलिए मैं पूरा सर्किट नहीं बना रहा हूँ। तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही साथ हमारा करंट भी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या कहा गया है, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर में तो
उस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है एक एरिया में। ओके, मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक फोर्स ऑफ रिपल्शन का स्पेस क्रिएट हो जाता है। बी वेक्टर से डिनोट करते हैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड को, इसलिए मैं भी यहाँ पर बी वेक्टर से डिनोट कर दे रहा हूँ, और टेस्ला में इसकी यूनिट है, इतना आप याद रखिएगा। तो सिंपल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आप ये समझ सकते हैं कि जब आप किसी कंडक्टर के थ्रू चार्ज को मूव करते हैं, यानी कि करंट को मूव करते हैं या फिर करंट को फ्लो कराते हैं, तो उस कंडक्टर के थ्रू या फिर उस मेटालिक वायर के थ्रू अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है और वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स शो करना स्टार्ट कर देता है। तो आइए पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में आपको सिंपल इतना समझना है कि जब किसी कंडक्टर के थ्रू करंट बहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जब किसी कंडक्टर के थ्रू होता है, तो वो अपने साथी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है या फिर टकराता है। साथी इलेक्ट्रॉन से कह लीजिए या फिर जो बचे हुए एटम्स और आयन से कंडक्टर के अंदर उनसे टकराता है, और इस टकराहट में यानी कि उस कॉलिजन में कुछ जो काइनेटिक एनर्जी है उन इलेक्ट्रॉन्स की वो शेयर हो जाती है, यानी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, जिसके कारण जो आपका कंडक्टर है उसका ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो वार्म्ड अप या फिर हीट अप हो जाता है। तो सिंपल इतना है कि जब करंट बहता है किसी भी कंडक्टर में, तो रिपीटेटिव कॉलिजन्स होती हैं मूविंग चार्जेस के बीच या फिर एटम्स के बीच या फिर इलेक्ट्रॉन्स के अपने साथी इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और जो एनर्जी है वो पावर के फॉर्म में डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि कंडक्टर जो है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, when current is passed through a conductor due to repetitive collisions between moving charges and atoms, heat energy and power are dissipated। यानी जो हीट एनर्जी है जो कि काइनेटिक एनर्जी से कन्वर्ट होकर आई है, और जो पावर है यानी जो कंजप्शन है वर्क का या फिर एनर्जी का पर यूनिट टाइम, वो डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर सिंपल भाषा में आप इतना समझ सकते हैं कि कंडक्टर आपका गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी चीज़ के बेसिक्स पे हमें जूल्स ने, यानी जो जूल हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें एक लॉ ऑफ हीटिंग दिया था, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को समझने से पहले एक डायग्राम को समझ लीजिए। सपोज कर लिए आपके पास एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का नाम है आर। इस रेजिस्टेंस आर में आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है फॉर टी टाइम के लिए, यानी टी टाइम के लिए जो कि सेकंड्स में है, टी सेकंड्स के लिए आई एम्पियर अमाउंट ऑफ करंट इस आर ओम के रेजिस्टर में या फिर डिवाइस में फ्लो कर रहा है। तो जूल ने इतना बोला था सिंपली, जो हीट डेवलप होगी इस कंडक्टर में यानी कि इस रेजिस्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आई स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस खुद रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम टी के। यानी तीन इक्वेशंस दी थी जूल ने। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अनुसार जो हीट डेवलप हो रही है किसी भी कंडक्टर में, जिसको हम एच से डिनोट कर रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आई के स्क्वायर के, यानी करंट के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम टी के। तीनों इक्वेशंस इनको मान लेता हूं मैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तीनों इक्वेशंस को जब हम इक्वेट करेंगे या फिर कंबाइन करेंगे, तो उससे हमें एक इक्वेशन मिलेगी जो है एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद एच यहाँ पर आता है के आई स्क्वायर आर टी, और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये देखा गया जो यहाँ पर के की वैल्यू है, यानी जो हमारे कांस्टेंट की वैल्यू है, वो हमारा न्यूमेरिक कांस्टेंट 1 है, यानी के की वैल्यू यहाँ पर 1 है। इतना आप समझ लीजिए। अब इस के की वैल्यू अगर मैं यहाँ वाली इक्वेशन में डालूँ तो हमें मिल जाएगा एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, यानी जो हीट डिसिपेटेड है, यानी जो हीट एनर्जी डिसिपेटेड है किसी भी कंडक्टर में जब उसमें कोई करंट आई बहे फॉर टाइम टी, उसका फॉर्मूला ये है एच इजिकल्स आई स्क्वायर आर टी, या फिर आप इसे कह सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ, या फिर मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की कोई आपसे स्टेटमेंट पूछे, एज सच तो उसकी कोई स्टेटमेंट है नहीं, उसकी सिर्फ इक्वेशन है, बट फिर भी कोई स्टेटमेंट पूछे तो आप ये बता दीजिएगा कि जब भी किसी कंडक्टर में कोई करंट फॉर टी टाइम के लिए बहे, तो उस कंडक्टर में हीट डेवलप हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने साथी एटम्स या फिर आयंस या फिर साथी इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करते हैं, और इस कोलिजन में जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण जो हमारा कंडक्टर है वो वार्म्ड अप हो जाता है या फिर हीट अप हो जाता है, या फिर ये कह सकते हैं टेक्निकल टर्म्स में कि जो पावर है वो डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाती है कंडक्टर के अराउंड। सिंपल।
तो ये था आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और ये था पूरा आपका इफेक्ट्स ऑफ करंट। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो कि होगा आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर, और हम उस वीडियो में भी जानेंगे कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, यानी किलोवाट आवर के बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।